हेलो एंड वेलकम बैक टू नेचर के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं डायबिटीज के बारे में। डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया में डायबिटीज कैपिटल बन चुका है, यानी कि डायबिटीज के 100 मिलियन केसेस जो हैं वो भारत में पाए जा चुके हैं। डायबिटीज को आज हम ये नहीं जानेंगे कि नेचुरोपैथी से कैसे ट्रीट किया जाए, बल्कि आज इस एपिसोड में हम ये जानने वाले हैं कि डायबिटीज को नाड़ी विज्ञान से कैसे ट्रीट किया जा सकता है। नाड़ी विज्ञान के माध्यम से हम डायबिटीज को कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके कॉजेस और सिम्टम्स के बारे में भी जानेंगे। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर गोविंदा त्रिवेदी जी, सर, जो कि डायबिटीज अर्थराइटिस के नाड़ी विज्ञान स्पेशलिस्ट हैं। साथ ही साथ सर G20 में एक नेशनल अवार्ड विनर भी रहे हैं। चलिए सर का एपिसोड में स्वागत करते हैं। सर, बहुत स्वागत करूंगी एपिसोड में। थैंक यू सो मच। सर, डायबिटीज पर हम बात कर रहे हैं। अक्सर लोगों को यही रहता है कि ज्यादा शुगर इंटेक करने से डायबिटीज हो जाती है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि डायबिटीज का मुख्य कारण क्या है। देखो, आपने सबसे पहले कहा था कि डब्ल्यूएचओ का एक रिपोर्ट है कि इंडिया इज़ अ कैपिटल ऑफ डायबिटीज़। तो किसी कंट्री या किसी स्टेट या किसी सिटी में कैपिटल किसी डिसीज़ को बनाना है, तो हम एक डेटा लेते हैं कि लोगों का जो औसत जो ग्लूकोज़ लेवल है, वो बॉडी में कितना रह रहा है। पर मैं आपको एक सरप्राइज़ली एक बात बता दूँ इससे पहले कि अगर आप कंपेयर करोगे भारत को बाकी विदेशों की कंट्री से, तो आप ये देखोगे कि विदेशों और भारत की जो पारंपरिक भोज्य पदार्थ है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। और जब डायबिटीज का रेशियो लिया गया, यानी कि जब उसका एक मिनिमम और औसत वैल्यू लिया गया, तो वो सिर्फ भारत से ही नहीं लिया गया, उन्होंने उसका कोई रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल किया होगा ऑफ कोर्स, और पूरे वर्ल्ड से उन्होंने डेटा लिया। तो उन्होंने एक औसत निकाला कि पूरे वर्ल्ड में अगर हम डायबिटीज की एक ह्यूमन अगर बॉडी के ऊपर अगर उसका पैरामीटर देखा जाए, तो वो मिनिमम होना चाहिए 70 टू 90, और खाने के बाद होना चाहिए 110 टू 140। पर क्या कभी आप ये गौर करोगे कि ये जो वैल्यू है, ये तो किसी की एक्टिविटी पे भी डिपेंड करती है। कोई गुलाब जामुन खाता है, कोई रसगुल्ला खाता है, कोई चावल ज़्यादा खाता है। अब साउथ में लोग चावल खाते हैं, नॉर्थ में लोग गेहूँ खाते हैं। तो क्या आप कैसे कंपेयर कर सकते हो दोनों के ग्लूकोज़ डेटा एक ही होने चाहिए? किसी का ग्लाइसेमिक लोड ज़्यादा है, किसी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है। राजस्थान के लोग बाजरा और ड्राई सब्ज़ी ज़्यादा खा रहे हैं। तो आप ये फ़ोकस कीजिए कि वो जब ऐसा कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खा रहे हैं, तो डेफिनिटली उनके शुगर लेवल डाउन रहेंगे। जो साउथ में है, तो उनके शुगर लेवल थोड़े अप रहेंगे। तो आप दोनों को एक ही सांचे में ढाल नहीं सकते। तो पहली बात तो ये मिथ बन जाता है कि आप किसी को कैपिटल बना दो, इस बेस पे कि आपने कोई पैरामीटर एक दूसरी कंट्री की दी है। ऑफ कोर्स आपको अपने स्टेट के एक जेनेटिकली अगर देखा जाए तो अपने पर्टिकुलर जो एरिया है उसके, और डेफिनिटली कि क्या डाइट ली जा रही है उसके ऊपर एक पैरामीटर बनना चाहिए। अब एग्जांपल दो, अगर चीनी से या गुड़ से होता, तो इंडिया अभी कैपिटल क्यों बन रहा है? इंडिया सालों साल से कैपिटल होना चाहिए था। क्योंकि हमारी डाइट के अंदर ज़्यादातर गुलाब जामुन, रसगुल्ले, जलेबियाँ और इतनी सारी लस्सी-वस्सी इतनी खाई जाती है। डेफ़िनिटली ये ज़रूर हुआ है कि अब जब लोगों के पास सुविधाएँ बढ़ी है, जैसे वो लोग रहने के लिए गाड़ियाँ, वॉशिंग मशीन ये, तो उनकी इनएक्टिविटी बढ़ी है। तो हमने क्या किया, डाइट तो वही रखा, इनएक्टिविटी कम हमारी ज़्यादा हो गई और एक्टिविटी कम हो गई। तो डेफ़िनिटली हमारे ग्लूकोज़ राइज़ बढ़ गए हैं। तो उसी को कंट्रोल करने के लिए ही हमें फ़ोकस करना पड़ेगा। लेकिन डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस को अगर मानना है, तो पहले ये देखना पड़ेगा कि डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस में फूड पैटर्न क्या है? उस फूड पैटर्न को खाने के बाद 100 लोगों का शुगर लेवल कैसा रहता है, तभी बता सकते हैं कि हाँ, अब ग्लूकोज़ इंटॉलरेंस इंडियन पॉपुलेशन में हुआ है या नहीं हुआ। अब आज तो किसी को भी आप डायबिटीज़ घोषित कर दो, अगर उसकी 150 आ जाए तो। ऐसा नहीं होता। एक बार आपको पूरा 1 महीना उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन करना होता है। ऐसा नहीं कि आपने HbA1c 7 आ गया तो आप डायबिटिक हो गए। देखो, डेफ़िनिटली ये माना जाएगा कि 3 महीने की शुगर बढ़ी हुई आई है। लेकिन आपको पहले ये देखना होगा कि क्या हम 1 महीने अगर हम एक तरह का पैटर्न फ़ॉलो करते हैं, तो क्या हमारे शुगर लेवल कंट्रोल में रहते हैं या नहीं रहते? चीनी का सुगंध से संबंध नहीं है, उतना ही संबंध है जितना कि आप चावल, दाल, रोटी, ब्रेड सबका मान लो, उनसे भी किसी का शुगर बढ़ेगा। लेकिन जो सबसे करेक्ट संबंध है, वो है स्ट्रेस, एक्टिविटी, और सबसे बड़ा कि फिजिकल आउटपुट कितना है आपका कैलोरी का। तो इसका मतलब देखा जाता है कि आप चीनी को हटा दो। चीनी एक कल्प्रिट है डेफिनिटली, अगर उसको ज़्यादा मात्रा में लिया जाए तो, वरना अगर आप सेफ मात्रा में लेते हो, डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस है कि आप कम से कम 20-30 ग्राम पर डे ले सकते हो, तो आपको हार्म नहीं करेगी। लेकिन चीनी का मतलब 2 चीज़ है, सिंपल शुगर और कॉम्प्लेक्स शुगर। देखो, चीनी एक सिंपल शुगर है, लेकिन शुगर तो सब में है।
गेहूँ में भी है, हुँ, चावल में भी है, फ्रूट में भी है, केले में भी है, चीकू में भी है, पर वो कॉम्प्लेक्स है। तो ऐसा नहीं होगा कि कोई चीकू खाएगा तो उसको डायबिटीज़ हो जाएगी, कोई केले खाएगा तो डायबिटीज़ हो जाएगी। नहीं, अगर आपका स्ट्रेस, इनएक्टिविटी, एक्टिविटी अगर सही है, तो डेफ़िनिटली आप प्रॉपर वे में सब कुछ कंज़्यूम कर सकते हो। लेकिन आपको 3 पैरामीटर पे ध्यान देना पड़ेगा कि क्या आपके आपके परिवार में जेनेटिकली या हेरिडिटरी किसी को शुगर लेवल हाई रहे, पहला। हुँ, हुँ, दूसरा, अगर आप बिल्कुल इनएक्टिव हो, तो आप फिर डायबिटिक प्रोन हो, उसमें किसी में 2 राय नहीं, कोई आपको ठीक ही नहीं कर सकता। कोई भी सिस्टम ठीक नहीं कर सकता अगर आप इनएक्टिव हो। और तीसरा, आपका फूड हैबिट क्या है? अगर फूड हैबिट आपका जैसे वेदर चेंज होता है और जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है, उस तरह से चेंज होता है, आप खाने को चेंज हुँ, कर के खाते हो, हुँ। तो फिर डेफिनिटली आप ये मान के चलो कि आप कैपिटल तो छोड़ो, आप शुगर पेशेंट ही नहीं हो सकते। जी, बिल्कुल सर, आपने एक इतना बड़ा मिथ बस्ट किया क्योंकि लोग अक्सर इन आँकड़ों पर बिलीव करते हैं और वो आँकड़े हर एक सिटी के, हर एक कंट्री के हिसाब से अलग होते हैं। सर, जैसे हम बात कर रहे हैं कि डायबिटीज़ जो है वो शुगर की बेसिकली वजह से नहीं होता है क्योंकि अगर किसी को भी शुगर होता है तो यही कहा जाता है कि आपको शुगर का कंज़म्पशन जो है वो कम करना है, डायबिटीज़ बढ़ गया, इंसुलिन इंजेक्शंस लेने हैं। सर, मैं जानना चाहूँगी कि किसी को भी डायबिटीज़ जैसी समस्या है, ये कैसे पता लगेगा? इसके अर्ली साइन्स क्या हैं और क्या उन्हें तभी कंट्रोल किया जा सकता है? देखो, वैसे तो बहुत सारे केसेस के अंदर अगर देखा जाए तो पहले ही सिम्पटम्स आ जाते हैं, लेकिन कुछ-कुछ साइलेंट डायबिटिक केसेस भी होते हैं जिसमें पता नहीं चलता है, मतलब आपको सिम्पटम्स नहीं आएँगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, जैसे अ, डायबिटीज़ में लोगों का फ़ोकस होता है चीनी पे, हुँ, आपने कहा था। हुँ, अगर वैसे कोई मोटा हो जाए तो लोग कहते हैं फैट मत खाओ और कार्ब्स मत खाओ, जबकि उल्टा है, आपको क्या करना है, फैट एंड कार्ब्स तो लेने ही है, लेकिन उसको कंट्रोल करके प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा देना है। तो वैसे ही है कि जब अगर डायबिटीज़ प्रोन हो रहे हो तो चीनी की मात्रा को न्यून कर दो, बाकी चीज़ों को बढ़ा दो। तो पहला मिथ तो चला गया कि चीनी से ही होगा। दूसरा था, जो आपने मुझे पूछा कि क्या ये पॉसिबिलिटी है कि हम पहले पता लगाएँगे? तो सबसे पहला जो इसमें सिम्पटम्स आएगा कि आपको एक्सट्रीम थकावट रहेगी क्योंकि आपकी शुगर लेवल हाई है, बॉडी में नहीं बिल्कुल। जा रहे, तो सेल्स उसको यूज़ नहीं कर पाएगी, तो वो ब्रेन को सिग्नल भेजेगी, मुझे भूख लगी है। अब हुँ, ब्रेन सोचेगा कि यार खाना नहीं आया, तो वो क्या करेगा, वो आपके फैट को और प्रोटीन को भी तोड़ देगा। यानी आपकी बॉडी का जो फैट और प्रोटीन है, वो घटने लग जाएगा और अगर आप शुगर चेक नहीं कराओगे तो आप पाओगे कि आपके हाथ और पैर पतले होने लग जाएँगे। पेट तो आपका रहेगा अगर आप फैटी हो तो, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि मेरी प्रोटीन लॉस हो रहा है। बार-बार फ्रीक्वेंट यूरिनेशंस बढ़ना शुरू हो जाएगा। ग्लाइकोयूरिया हो जाएगा क्योंकि क्या होगा कि जब शुगर ब्लड के अंदर ज़्यादा मात्रा में रहेगी या सेल्स नहीं खाएगी, तो फिर बॉडी उसे यूरिन के थ्रू बाहर निकालना शुरू कर देगी। हुँ, तो यही सबसे क्लासिकल सिम्पटम्स हैं। आप इस ग्लास को भरा हुआ तभी मानेंगे जी। जब ये छलकेगा। अब कोई नहीं कह सकता ये ग्लास भरा हुआ है। यानी आप कब कहेंगे घड़ा भर गया? जब वो पानी छलकना लग जाए। वैसे जब शुगर लेवल इंटॉलरेंट हो जाएगा आपकी बॉडी में, तो वो यूरिन से आना शुरू हो जाएगा, यानी छलक जाएगा। तो हुँ, आपको दिखेगा अच्छा मेरी मेरे यूरिन के अंदर तो शुगर प्रेज़ेंट है, मतलब आप डायबिटिक हो गए हो। यानी अब आपकी बॉडी टॉलरेट नहीं कर रही है, एक्सट्रीम में जा रही है। तो उस शुगर को बाहर निकालने के लिए ज़्यादा यूरिन लगेगा, तो उसी को वापस कह सकते हैं कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा प्यास भी लगेगी। तो उसको क हुँ, आप कहेंगे भई आपको हाँ, जो ग्लाइकोयूरिया हो रहा है या पॉलीयूरिया बार-बार पेशाब आ रहा है, आपको पेप्सिया हो रहा है, हाइपरपेप्सिया, थ्रस्ट बार-बार लग रही है आपको। तो आप ये देखिए कि जब आपको थ्रस्ट लगेगी, तो शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए पानी की मात्रा ज़्यादा चाहिए। वो ज़्यादा मीठा ब्लड नहीं रख सकता, तो इधर से जाएगा, उधर से प्यास लगेगी। यानी आप एक्सट्रीम थ्रस्ट, एक्सट्रीम यूरिनेशन, एक्सट्रीम फैटिग्यू, एक्सट्रीम वेट लॉस दैट विल बी 4 मेजर साइन कि आप डायबिटिक हो रहे हो, यानी आपको चेकअप की ज़रूरत है। एक चीज़ इसमें बहुत देखी गई है, वो लोगों को रहेगा कि खाने खाने के बाद भी उन्हें तुरंत भूख लग जाएगी, हुँ, क्योंकि वो बॉडी में जा ही नहीं रहा है। तो उसमें क्या होगा कि एपेटाइट बढ़ जाएँगे और वो हर 2 डेढ़ घंटे बाद अपने आप को भूखा ही महसूस करेंगे। तो ऐसे कोई सिम्पटम्स आते हैं, जो मैं आपको ये सिम्पटम्स बता रहा हूँ एक इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन पे, डॉक्टर हुँ, ऑब्जर्वेशन बहुत सारे रहते हैं। इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन उसको पता लगे कि मेरा वेट घट क्यों रहा है जबकि मैं खाना खा रहा हूँ इतना। मुझे बार-बार भूख क्यों लग रही है? मुझे बार-बार प्यास क्यों लग रही है? मुझे रात को या दिन में इतना यूरिन क्यों आ रहा है? तो इन सब से और मैं अगर दरवाजे तक भी जा रहा हूँ तो मुझे थकावट क्यों हो रही है? ये बहुत सफिशिएंट साइन है आपको ये पता लगाने के लिए कि मैं डायबिटिक हूँ। लेकिन ठहरिए इसमें एक कन्फ्यूजन हो सकता है। अगर किसको किडनी डिजीज़ है तो हुँ, भी बार-बार यूरिन आएगा, प्रोटीन लॉस होगा। तो ऐसे मामले में वो अपने आप को पूरा एक मेडिकल डॉक्टर के पास जाकर उसको इवैल्यूएट करे। और दूसरी बात ये भी है कि कई बार साइलेंट डायबिटीज़ में पता है ये सब सिम्पटम्स नहीं आते। बॉडी भी सेम रहती है, यूरिन भी नहीं आता, प्यास भी नहीं लगती है, तो ये सबसे ज़्यादा घातक है।
इसीलिए जब आप बॉडी का टेस्ट कराते हो तो डेफिनिटली अपने शुगर का HbA1c एक एज के बाद में आपको कराना चाहिए, अगर आपको लगता है कि मेरे घर में, परिवार में या कहीं पर भी डायबिटीज है तो। बिल्कुल सर, आपने बताया अर्ली मेजर साइन्स क्या हैं जो खुद एक इंडिविजुअल पहचान सकता है। अगर कोई हमारा ये एपिसोड देख रहा है तो वो खुद पहचान सकता है कि क्या-क्या सिम्पटम्स डायबिटीज़ के सिम्पटम्स हैं। सर, आपने जेनेटिकल भी बात कही थी कि जेनेटिक्स में अगर डायबिटीज़ या कोई भी बीमारी जेनेटिक्स में होती है तो वो हमको देखने को मिलती है। तो मैं इसके बारे में जानना चाहूँगी कि क्या जेनेटिक्स में कोई भी बीमारी है वो इफ़ेक्ट करेगी हमको? और अगर ऐसा है तो हम खुद से उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? मैं ये मानता हूँ पर्सनली कि जेनेटिक्स का रोल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर बहुत रेयर और कम हो सकता है, अगर हुँ, आप उसे खुद वेलकम नहीं करो। एग्जाम्पल है, वो आपके लिए ज्यादा हो सकता है, चांसेस है कि आपको आएंगे कंपेयर टू अदर। पर ओके। ऐसा नहीं कि आपको आएगा ही आएगा, तो आपने ठान लिया कि भाई मैं तो 25 साल का हूँ और मैं तो अच्छी डाइट भी लेता हूँ, एक्सरसाइज भी करता हूँ, जिमिंग भी करता हूँ और मेडिटेशन भी करता हूँ, स्ट्रेस भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, फिर भी मुझे तो शुगर होनी है क्योंकि मेरे माता पिता को है। ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपके परिवार में किसी को अगर डायबिटीज या हाइपरटेंशन है तो ये सिर्फ अलर्ट है कि आपको ज्यादा ध्यान रखने की, सतर्क रहने की जरूरत है। आपको एक टाइम के बाद में चेकअप करने की जरूरत है। लेकिन ये पूरी तरह से मिथ है कि चूंकि आपके पेरेंट्स को है तो आपको होगी ही होगी। देखिए, अगर ऐसा होता तो अब इतनी सारी पीढ़ियां हम सब डायबिटिक ही होते, पर ऐसा बिल्कुल। तो नहीं है। बस सबसे बड़ा रोल ये हुआ है कि जैसे हम पीढ़ी आगे बढ़ते, हमें ज्यादा एक्टिविटी करने की जरूरत होनी चाहिए। हमें अब देखो, पहले स्विगी नहीं था, जोमेटो नहीं था, घर में अगर एक रोटी भी बनानी तो चूल्हा फूकना पड़ता था। तो क्या होता था कि खाने का टाइम फिक्स था। अब स्विगी आ गया, जोमेटो आ गया, तो आप 10 बजे खा रहे हो, रात को 12 बजे भी खा रहे हो, 1 बजे डेजर्ट ले रहे हो। तो फिर इस वजह से डायबिटीज हो रही है। जेनेटिकली या हेरिडिटरी तो एक सिर्फ चांस भर है कि ऐसा पॉसिबिलिटी है कि आपको होगा। तब आप इसकी कैसे तैयारी करोगे? आप पहले अपने परिवार के पैटर्न को देखोगे। अच्छा, मेरे चाचा ताऊ की डेली रूटीन लाइफ क्या है? अच्छा, हुँ, इनकी लाइफ इस तरह से, ये इस तरह का खाना खाते थे, इस तरह का इनका जीवन शैली था, तो मुझे बदलाव की जरूरत है। यानी मुझे अर्ली खाना खाना है, 12 घंटे या 13 घंटे की फास्टिंग रखनी है, फाइबर की मात्रा से पेट को ज्यादा भरना है, प्रोटीन रिच डाइट लेनी है। तो ये छोटी छोटी चीजें करके डायबिटीज जैसे बहुत बड़े हव्वे को आप हटा सकते हो। मैं आपको बताऊं, आपको बीमार बनाया जा रहा है। मैं खुद डॉक्टर हूं, लेकिन मैं आपको कहता हूं, मैं आपको चाहूँ तो ये नहीं बताऊंगा कि आपको क्या करना है, ये जरूर बताऊंगा कि कैसे आपको इसको ठीक करना है। आप 5 साल के बच्चों को एक डॉक्टर के पास लेके जाइए और बोलिए कि सर इसको, कई लोग कहते हैं कि नेचुरोपैथी और आयुर्वेदा में क्या ही है, क्या ही हुँ, कर लेंगे। पर आप एक 5 साल के बच्चे को लेके जाइए और बोलिए डॉक्टर को कि इसको शुगर नहीं होनी चाहिए, कोई दवाई दे दो अभी। वो क्या कहेंगे? नहीं, दवाई तो अभी कोई नहीं, बच्चों को अच्छा खिलाओ, एक्सरसाइज करो, खेलने भेजो, इसको स्ट्रेस नहीं होना चाहिए पड़ेगा। यही नेचुरोपैथी है। तो आप ये बताइए, आप वेट करेंगे क्या वो 5 साल का बच्चा 25 साल का शुगर का पेशेंट हो तब नेचुरोपैथी में आए? ऐसा नहीं बिल्कुल। है। नेचुरोपैथी मतलब खूब खेलो, हेल्दी खाओ, प्रोटीन लो, नट्स लो, स्ट्रेस से फ्री रहो, मेडिटेशंस करो, योगा करो। इतना ही तो मेडिटेशंस है, इतना ही तो मेडिसिन है। अगर आप ये देखते हो कि अगर दुनिया में शास्त्रों में कहा गया कि 84 लाख योनियां हैं, तो 83,99,999 तो कुछ नहीं करती, कोई दवाई नहीं लेती। इसका मतलब प्रकृति ने हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए ऋतु परिवर्तन लाया है, अलग अलग के भोजन दिए हैं, अलग अलग की औषधियां दी है, तो उसको लेना है। हाँ, जहाँ कम्युनिकेबल डिजीज है, जैसे इन्फेक्शन है, हुँ, पैथोलॉजी है, या जहां पर ट्रॉमा है, तो डेफिनेटली आपको कोई कन्वेंशनल मेडिसिन यूज करनी चाहिए। लेकिन ये मिथ हटा दो कि पेरेंट्स को है तो आपको होगी, पर पेरेंट्स को है और आप लेजी रहे तो जरूर होगी। इतना ही है। बिल्कुल। अगर हमें प्रिकॉशंस जो है एक नेचुरोपैथी जो है हमें शुरू से स्टार्ट हाँ, करनी है अपनी लाइफ में रादर दैन कि हम एक बीमारी होने के बाद ही ट्रीटमेंट्स पर जाएँ। सर, जैसे आपने डायबिटीज़ के बारे में बात की और सर आप एक नाड़ी विज्ञान स्पेशलिस्ट हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि नाड़ी विज्ञान एंशिएंट साइंस के हिसाब से हम कैसे चेक कर सकते हैं नाड़ियों के हिसाब से कि डायबिटीज़ किसी को है? ये कैसे चेक किया जा सकता है? आप बहुत अच्छा क्वेश्चंस कर रहे हो, लेकिन मैं इसमें 2 तरह से आपको आंसर करूँगा। देखो, नाड़ी विज्ञान का आयुर्वेद में भी अलग पैटर्न है, हुँ, चाइनीज़ मेडिसिन में भी अलग पैटर्न है और नेचुरोपैथी में भी अलग पैटर्न है। और जो मैं करता हूँ जिसको कहते हैं कि क्लॉक नाड़ी परीक्षण, हुँ, यानी हम डायरेक्टली डिसीज़ ही बताते हैं कि आपको डायबिटीज़ है, आपको कैंसर है, या आपको यूट्रस में प्रॉब्लम है, या आपको कार्डियक इश्यू है, इस तरह से। तो आप ये देखिए कि वात, पित्त, कफ की नाड़ी अलग होती है, उसमें भी पता तो चलता है। लेकिन मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँगा। हुँ, आप अभी दौड़ के आओ और मेरे पास आके बैठ जाओ,
तो मैं 2 तरीके से पता लगा सकता हूँ। एक तो आपकी सांस फूल रही होगी, अगर फूलती है तो मैं कहूँगा कि दौड़ के आई या कुछ काम किया है। यानी देखो आपकी बॉडी ने सिग्नल दिया कि इसने कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर ली। जी। अगर आपने मुझे सिम्पटम साइन नहीं दिए कि आप ब्रेथलेस हो रहे हो करके, और मैंने अगर आपकी सिर्फ ये पल्स ही पकड़ ली, नाड़ी छोड़ो, नाड़ी अलग है, पल्स अलग है, मैंने पल्स पकड़ ली तो वो बहुत तेज करेगी, ट्रेकिकार्डिया होगा, यानी आपकी पल्स रेट हाई होगी, तो मैं इंडिकेट करूंगा या तो ये दौड़ के आई है अभी, या फिर इसे किसी तरह का स्ट्रेस है, या किसी तरह की एंजाइटी है, या इसको एसिडिटी है, या फिर हाइपोवॉल्यूमिक हो रही है बॉडी, डिहाइड्रेट, इसलिए बहुत जल्दी पंप कर रही है, या ऑक्सीजन नीचे जा रहा है। ये किसी जैसे ऑक्सीजन नीचे जाएगा तो ट्रेकिकार्डिया बढ़ेगा। तो ये सब आप यहाँ पकड़ के एज्यूम कर सकते हो। अब जब शुगर की या हाइपरटेंशन की या कार्डियक प्रॉब्लम की बात आती है तो नाड़ी के अंदर पूरे क्लॉक होते हैं। देखो मैं ये मानता हूं और साइंस भी ये मानती है कि 6 साल के बच्चे और 60 साल के बूढ़े का क्या कोलेस्ट्रॉल लेवल एक हो सकता है? नहीं। लेकिन रिपोर्ट में तो यही आज तक, आप जाओ आप भी कराओगे और अपने दादाजी को भी करवाना, दोनों के मिनिमम पैरामीटर एक ही होंगे। ऐसा कैसे? आप तो वॉक कर रहे हो, आप तो अच्छा खा रहे हो, आप तो जवान हो, आपके जो दादाजी है उसका और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल एक नहीं हो सकता। इसका मतलब बॉडी ही इंडिकेट करेगी कि इनका ज्यादा होगा, आपका कम रहना चाहिए। वैसे ही नाड़ी इंडिकेट करती है कि इस पेशेंट के अंदर अब डायबिटिक के सिम्टम्स आ रहे हैं, उसका नाड़ी का रिदम चलेगा। तो बहुत सारे रिदम होते हैं, मेंढक की तरह होता है, बतख की तरह होता है, स्नेक की तरह होता है, वो क्लॉकवाइज चलते हैं। तो उसमें हम ये इल्यूशन लगाते हैं, जैसे हमने समझो यहाँ से शुरू किया कि समझो एक नंबर है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि बहुत ये तो गहन विज्ञान है। एक नंबर पे मैंने जैसे रखा कि मैंने फ्रंटल लोब रखा है, 2 नंबर में मैंने ऑप्टिक नर्व रखा है, 3 नंबर पे मैंने समझो कान रखा है, 4th नंबर पे हाइपोग्लोसियल नर्व रखा है, 6 नंबर पे मैंने शोल्डर रखा है, 7 पे मैंने लंग्स रखा है, फिर 8 पे मैं पैंक्रियाज के ऊपर आ गया हूँ या फिर मैं स्प्लीन के ऊपर आ गया हूँ। तो जब जैसे वो क्लॉक जाएगी वहां पर एक रिदम आता है जिसको मैं बहुत मतलब कह सकते हो कि पेशेंट्स के साथ और कॉन्सेंट्रेशन के साथ एनालाइज करना होता है। अच्छा यहाँ पर रिदम डिस्टर्बेंस है, इसका टेस्ट कराना चाहिए। और ऐसा नहीं कि मैं बोल दूंगा अच्छा आपको शुगर है, आपने मान लिया अरे डॉक्टर साहब गोविंदा ने बोल दिया, क्रॉस चेक होता है जी। और 99.99 में कंफर्म आता है, पर उसमें क्रॉस चेक करता है। मैं गलत होना पसंद करूंगा लेकिन पेशेंट गलत नहीं होना चाहिए, तो उसको फ्रीडम है, वो जाए चेक कराए किसी भी लैब से। नहीं आई तो बहुत अच्छा है, पर आई है तो देखो उसमें डेफिनेटली उसको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। तो हम ये कहते हैं कि हम क्लॉक को देखते हैं, फिर क्लॉक को देखने के बाद में नाड़ी का रिदम पता करते हैं, रिदम पता करने के बाद में जो आपने क्वेश्चंस किया था मुझे, सिम्टोमेटिक क्या आता है, सिम्टम्स क्या आते हैं, वो सिम्टम भी पूछते हैं। और जब सब कुछ मैच होता है तो फिर टेस्ट के लिए भेजते हैं, और सब कुछ करने के बाद फिर एक रिपोर्ट बना के देते हैं, यस यू आर डायबिटिक, ये प्रिकॉशंस रखनी है, ये ट्रीटमेंट लेना है, ऐसी डाइट लेनी है, ये इस तरह से उनको बताते हैं। जी, बिल्कुल सर, आपने बताया कि नाड़ी विज्ञान के माध्यम से कैसे डायग्नोस किया जा सकता है बीमारी को। सर आप एक स्पेशलिस्ट हैं, डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट हैं, नाड़ी विज्ञान स्पेशलिस्ट हैं, साथ नेचुरोपैथ हैं एक। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या डायबिटीज़, क्योंकि कहा जाता है कई बार कि डायबिटीज़ रिवर्सल है, तो क्या डायबिटीज़ सक्सेसफुली रिवर्सल हो सकता है? आपके कितने केसेज़ हैं जिनके बारे में आप शेयर करना चाहेंगे? मैं ऐसे तो बहुत सारे केसेस हैं लेकिन 2 केस के बारे में ज़रूर आपको शेयर करना चाहूँगा। और मैं देखो अगर आपके चैनल से लोग अगर सुन रहे हैं तो ऑफ कोर्स वो डॉक्टर भी सुन रहे होंगे, तो मैं एक भ्रम यहाँ से हटाना चाहता हूँ पहले तो। देखिए किसी भी चीज़ का रिवर्सिबल जो भी होता है ना, वो ऐसे कि मैं कर दूँगा ऐसे नहीं होता। उसके बहुत सारे एसोसिएटेड पैरामीटर होते हैं। अगर कोई कंजेनाइटल ही आँख से रोशनी चली गई, तो क्या उसे कोई रोशनी दे सकता है? फैक्ट है ना। हो सकता है कुछ और मेथड आ जाए, कुछ सर्जिकल मेथड आ जाए तो बात, लेकिन उसकी आंखें ही नहीं है बचपन से, हाथ ही नहीं है। तो एक तरह से क्या होता है कि पहले आपको शुगर का पैटर्न समझना होता है। मैं आज अपने दर्शकों को सच में जो बताने जा रहा हूँ वो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा फ्यूचर में। एक पेशेंट आया मेरे पास, 16 साल का आया लड़का है, तो डेफिनेटली टाइप 1 डायबिटीज के चांसेस ज्यादा होते हैं। 500-600 शुगर आ गई, 13-14 HbA1c आ गए, और वो आके कहते हैं कि सर हमारी बच्ची को देखो बचा लो और ये शुगर रिवर्स कर दो। तो रिवर्स करने के पहले यानी उनको बोलने से पहले मैं उनके कुछ टेस्ट कराता हूँ, जैसे HbA1c भी है, शुगर है, यूरिन प्रोफाइल है, लेकिन उसके साथ साथ 2 मेजर टेस्ट और होते हैं। सी पेप्टाइड यानी कि क्या उसकी बॉडी में इंसुलिन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, पहला।
दूसरा है इंसुलिन फास्टिंग एंड सीरम, कि खाने के भूखे पेट में और खाने के बाद में इंसुलिन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर इंसुलिन ही नहीं बन रहा है, वो जीरो है, तो हाउ कैन यू मेक इट पॉसिबल। तो क्या करते हैं, पहले ये पॉसिबिलिटी देखते हैं कि बॉडी में पैंक्रियाज एक्टिविटी कैसी है। कई बार पैंक्रियाटिक डक्ट में स्टोन आ जाता है, तब भी शुगर बढ़ जाती है। लोगों को लगता है डायबिटीज, डायबिटीज नहीं हुई है, पैंक्रियाटिक स्टोन हो गया। कई बार पैंक्रियाटाइटिस हो जाता है, कई बार पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा हो जाता है, कई बार पैंक्रियाटिक ट्रॉमा हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिससे शुगर बढ़ के आ सकती है। तो आप रिवर्सिबल करने से पहले कॉज पता करोगे कि क्या कॉज हुई। अच्छा, इसके अंदर तो यार सी पेप्टाइड बिल्कुल जीरो आ रहा है, इंसुलिन बिल्कुल कम आ रहे हैं, तो यू कैन ट्राई, यू कैन एसोसिएटेड। बट देखो, आप फेक प्रॉमिस नहीं कर सकते। लेकिन मैंने संयोग से ऐसे बहुत कम केस हुए होंगे जो मेरे पास बहुत लेट आए। देखो, एक तो कि वो इंसुलिन पे चल रहे थे 3-4 साल से, फिर इसके डेफिनेटली उनके पास कुछ बचता नहीं है, पैंक्रियाटिक इनएक्टिवेशन हो जाता है। लेकिन वो केस जो पहले सबसे पहले मेरे पास आए और मैंने ये कंफर्म कर लिया, इवन 2-3 जेनेटिक टेस्ट भी होते कि टाइप 1 है कि नहीं। अब पता चला कि टाइप 1 नहीं है, तो मैंने उसको रिवर्स किया है, सक्सेसफुली रिवर्स किया है। यानी उनकी शुगर लेवल को आज भी वो बिना दवाइयों के, एक टाइम पे वो 15-15 HbA1c पे थे, यानी अगर उनको तुरंत इंसुलिन की जरूरत पड़ रही थी। लेकिन मैं मेडिकल सिस्टम से चलता हूं, मैं ऐसे कोई फेक साइंस की बात नहीं कर रहा हूं। पूरा उनका पैनल टेस्ट होने के बाद में हम उन पे काम करते हैं, उनकी इंसुलिन रेसिस्टेंट को हटाते हैं, उनकी डाइट को, उनकी एक्टिविटी को, और कई बार ऑनेस्टली कह रहा हूं कन्वेंशनल मेडिसिन का सपोर्ट भी होता है। ऐसा नहीं, क्योंकि पेशेंट्स की लाइफ ज्यादा जरूरी है देन योर ईगो एंड योर कि हाँ आई कैन ट्रीट, बट आई नीड एवरीथिंग विथ मी एंड आई हैव टू ट्रीट हिम विथ नेचुरली। बट कई बार इमरजेंसी क्रिएट नहीं हो तो हम डेफिनेटली हमारे पैनल पे ऐसे लोगों को रखते हैं कि जो सपोर्ट करे। क्योंकि देखो, एवरीवन वांट टू सेव ए पेशेंट, नो वांट टू किल। पर किसी का तरीका जहरीला हो सकता है, किसी का तरीका अमृत से हो सकता है। अब जब तरीका ही जहरीला है तो वो क्या कर सकता है। जैसे आपको पता है कि ज्यादा पेन किलर लेने से किडनी खराब होती है, तो पता है ना, पर उसमें उनका दोष नहीं है, क्योंकि उनके पास पेन किलर ही वो अवेलेबल है, तो वो आपको मारना नहीं चाह रहे, सेव करना चाह रहे। वैसे हम क्या कहते हैं कि जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपको तुरंत डायबिटीज डिटेक्ट हुई, तो आप सबसे पहले हमारे पास आओ, लेट अस ट्रीट। हम गारंटी से उसको रिवर्स करेंगे, क्योंकि वो रिवर्स करने जैसी बात ही नहीं है, वो छलका ही नहीं है। जब वो छलका ही नहीं है तो इसका मतलब कुछ हुआ ही नहीं है, बस डिसबैलेंस हुआ है। जैसे आपको 3 दिन नींद नहीं आई तो चौथे दिन नींद आ जाएगी, आप अपने आप को इंसोम्निया घोषित नहीं कर सकते ना। तो सब कुछ चेक करने के बाद में 2 कैटेगरी बनाई जाती है। इरिवर्सिबल, क्या कॉज है इसलिए इरिवर्सिबल है। मैंने अगर वो ऑर्गन ही निकाल दिया, ऑर्गन ही खत्म, तो फिर आप कहां से बनाओगे इंसुलिन, नहीं बना सकते ना। लोग क्या करते हैं, इसीलिए बहुत सारे फेक झूला छाप लोग ना ऐसे लोगों को झांसे मिल लेते हैं। उन्हें लगता है उसकी ठीक होगी, उसकी ठीक होगी। उसके ठीक क्यों हुई, उसके पीछे कुछ कारण है, उसने कुछ मेडिकल टेस्ट कराए, उन्हें कुछ कॉन्फिडेंट दिया है। इसलिए मैं आज तक मेरे एरिया में, या मैं जहाँ भी हूँ, मैं फेमस इसलिए हूँ, या क्योंकि मैं बहुत जेन्युइन चीजें बताता हूँ उनको। अंधेरे में रखना, ब्लाइंडली, लेटर ऑन आफ्टर। कई बार क्या होता है, एक हनीमून पीरियड होता है। कई बार पेशेंट आता है तो शुगर कंट्रोल होने जाती है, वो खुश हो जाता है, सो डॉक्टर साहब, डॉक्टर गोविंदन ठीक कर दिया है, बट दैट्स कॉल्ड हनीमून पीरियड। हो सकता है 1 साल बाद वापस आ जाए। तो इसीलिए ऐसे सब चीजों को पूरा रख कर ही हम आगे ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इसलिए यस, डायबिटीज इट्स रिवर्सिबल, ओके, बट ए पैथोलॉजिकल कंडीशंस वेयर डायबिटीज कॉज ड्यू टू सम पैंक्रियाटिक और ऐसी कंडीशन जिसको रिवर्सिबल नहीं किया जाता कंडीशंस को, देन इट्स इरिवर्सिबल। सो डायबिटीज इज 100% रिवर्सिबल। लेकिन अगर कोई कंडीशन ऐसी है, उसकी कॉज ऐसी है कि जो कॉज रिवर्सिबल नहीं हो सकती, तो डेफिनेटली आप उसको ट्रीट नहीं कर सकते। जी सर, डायबिटीज रिवर्सिबल है, इसके बारे में भी आपने बताया, और कॉजेज के बारे में बताया कि कब वो इरिवर्सिबल है। सर, हम जानना चाहेंगे, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कुछ ऐसे पॉइंट्स में आप हमें बता सकें कि क्या अपनी लाइफस्टाइल, अपनी डाइट में क्या कुछ चेंजेस लाएं कि डायबिटीज जैसी समस्या को ट्रीट किया जा सकता है। चलो, तो उस पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ऐसे आप मुझसे कब से पूछ रहे हो। अब गर्मी आ गई तो आप स्वेटर पहनोगे? नहीं पहनोगे। क्या ये चेंज आपने लाया? नहीं। किसने दिया? क्लाइमेट नहीं दिया। बस यही करो। हम ये कहते आप डोंट पुट मच एफर्ट। आपको हाथ पैर दिए चलाने के लिए, चलाओ, गेम खेलो, एक्सरसाइज करो। आपको इतना सारा अनाज दिया है, ज्वार, बाजरा, गेहूं, चावल, रागी, कट्टू, मक्का, तो बदल बदल के खाओ ना। रोज गेहूं क्यों खाना है? आज आप खमन ढोकला क्यों नहीं खा सकते हो? आज आप बेसन चिल्ला क्यों नहीं खा सकते हो? आज आप मूंग दाल चिल्ला क्यों नहीं खा सकते हो? एब्सेंस ऑफ व्हीट करो टुडे।
कल आप एब्सेंस ऑफ राइस करो, कल बाजरे का खिचड़ी, बाजरे की रोटी, बाजरे की टिक्की ऐसा लो, परसों आप चावल के लो, डोसा, इडली। ये प्रॉब्लम क्या हो रही है? सुबह भी रोटी, शाम को भी रोटी, रात को भी रोटी, बाहर भी बर्गर। यानी यू आर नॉट चेंजिंग योरसेल्फ फर्स्ट ऑफ। हमें ये दिक्कत नहीं हो रही है। क्यों गेहूं को कल्प्रिट कर रहे हो? गेहूं और चावल को दोष मत दो, बिकॉज वो तो एनर्जी के सबसे अच्छे सोर्सेज है। उसका कंजप्शन रेगुलाइजेशन में होना चाहिए। तो मेरा तो सबसे पहला यही बात करता है कि भाई देखो, जैसे आपने कहा कि मैं स्वेटर नहीं पहनूंगी, वैसे ही अब आपको अपनी डाइट को स्विच ऑफ करना पड़ेगा। अब छाछ की मात्रा ज़्यादा आ जाएगी, फलों का सेवन ज़्यादा करना है, सलाद का सेवन ज़्यादा करना है, ज़्यादातर ऐसा खाना खाना है जो हैवी नहीं हो, तेल मसाले वाला नहीं हो। जैसे आप देखो, अगर गर्मी पड़ रही है और मैं आपको ठंडी छाछ के अंदर चावल भिगोए हुए दूंगा तो आप डेफिनेटली खा सकते हो। और मैं गरम गरम छोले भटूरे दूंगा भयंकर गर्मी में तो आप नहीं खाओगे। यानी कि आप देखो, बदल बदल के खाना खाना आधी बीमारी को दूर रखने का है। अब आपने गाड़ी लाई, उसमें पेट्रोल भरा, आपको चलानी नहीं तो पेट्रोल क्यों भरा है? अगर आपने कुछ खाया है तो डू वर्क। अब आप और मैं जो काम करें उसको वर्क नहीं बोलते, वो बॉडी ने अडॉप्ट कर लिया कि डेली वर्क है इनका। कुछ एक्स्ट्रा वर्क, जैसे आज स्विमिंग, कल योगा, परसों जिमिंग, फिर साइकिलिंग। इंडियन मेंटेलिटी पता है क्या है? पार्क में ऐसे ऐसे चलने को कहते हो एक्सरसाइज। रॉन्ग है। सी, योगा इज फॉर सोल, फॉर द माइंड, फॉर द इवन द बॉडी। बट एनर्जी कंज्यूम करने के लिए कैन यू जस्ट सिट इन आसना एंड एनर्जी कंज्यूम हो सकती है? नहीं हो सकती ना। यानी वो डेफिनेटली देखिए, योगा इज ए काइंड ऑफ आई कैन से ए वैदिक, जो आपके पूरे होलसम ठीक करता है। लेकिन अगर आप किसी चीज को उठा के रख रहे हो तो एनर्जी यूज होती है। तो डेफिनेटली ये चलना, ये सब से नहीं होगा। एक्सरसाइज करनी है, गेम खेलने जाओ, साइकिलिंग करो, स्विमिंग करो, स्कीपिंग करो, और डेफिनेटली बदल बदल के खाओ। ओनली द की फॉर योर प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज और एनी डिजीज। सबसे, जब आप 3 चीज लेते हो, देखो अगर दुनिया के अंदर, तो आपने देखा होगा कि वात पित्त कफ दोष होता है। वैसे 3 शक्तियां होती है, ब्रह्मा विष्णु महेश, और 3 लोक भी है ना। वैसे पंचमहाभूत भी है। पानी, पानी की मात्रा कम है, बीमार हो। दुनिया के डॉक्टर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप, आकाश, एब्सेंस ऑफ फास्टिंग, यानी रेगुलेशन नहीं है। आप 7 दिन, कभी 6 बजे, कभी 11 बजे, कभी, आपको कभी एब्सेंस रखना पड़ेगा 16 घंटे का, 18 घंटे का। अब आपने सोचा कि आज मैं घर जाऊंगी, आज मैं 5 बजे अपना खाना खा लूंगी बस, और फिर थोड़ा सा गेम गूम खेल के रेस्ट करके सो जाऊंगी, और कल सुबह मैं 10 बजे खाऊंगी। इतना बड़ा एब्सेंस ही आकाश है। तो बॉडी रिपेयर करेगी अपने आप को, और टाइम मिलेगा उसको एक्स्ट्रा जो आपने 4 दिन में खाया उसको कंज्यूम करने के लिए। आकाश के बाद वायु, वायु का मतलब होता है ब्रेथ, है ना। लेकिन आप बताओ कि आपको ऑक्सीजन की जरूरत कब पड़ती है ज्यादा? जब आप एक्सरसाइज करते हाँ, हैं। तो एक्सट्रीम इनहेलेशंस बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए कहता है कि जो बंदा अगर अपनी कार्डियक आउटपुट को, यानी हार्ट रेट को दिन में एक बार मैक्सिमम लेवल पे ले जाता है, उसको कभी कार्डियक प्रॉब्लम कम हो सकती है, क्योंकि वो अपने हार्ट को बर्डन दे रहा है। अब आप देखिए, इसके बाद आता है तेज। तेज का मतलब गर्मी, मेटाबॉलिक, पसीना आना, बॉडी में गर्माहट कब आएगी? बैठे बैठे तो नहीं आने वाली, काम ही करना पड़ेगा। और सबसे अंत में क्या आता है? पृथ्वी, यानी भोजन, कंस्ट्रक्टिव, यानी उसको, ये सभी पंचमहाभूतों को रेगुलेट करना ही नेचुरोपैथी है। तो हम तो कुछ वास्तव में करते ही नहीं। इफ यू विल कम टू मी, आई विल रेगुलाइज यू, कि आपको देखो क्या आपका पैटर्न बनना चाहिए, इतना कर लो। ऋतु के हिसाब से बदल बदल के खा लो, डेली बदल बदल के खाओ, एक्सरसाइज अच्छी करो, पानी अच्छा रखो, एक्टिविटी अच्छी रखो, स्ट्रेस से नीड लो। मुझे नहीं लगता कि मुझे अपनी तरफ से कोई आपको मेडिसिन एडवाइस करनी चाहिए। फिर तो बहुत सारी मेडिसिन है, जब एक बार हो गया तो फिर तो हमारे वहाँ ट्रीटमेंट होते से मड बाथ, मसाज, सोना बाथ, स्टीम बाथ, पैंक्रेटिक बस्ती, पैंक्रेटिक एक्टिवेशंस, जीएच पैक, ओजोन थेरेपी, फिजियोथेरेपी, हर्ब्स थेरेपी, बहुत सारी होती है। फिर वो तब है जब आप हाथ खड़े हो जाए कि हम तो खराब हो गए थे, डॉक्टर साहब हमें वापस सर्विस कर दो, हम वापस तैयार हो जाएंगे अपनी एक्टिविटी के लिए। तो डेफिनेटली हम कर सकते हैं उसके लिए। तो मेरा आपको चैनल के माध्यम से यही कहना है कि आप कहीं पर भी चले जाओ और आप ये कह दो कि मुझे फिट होना है, वो 3 ही बोलेगा, खाना सुधारो, एक्सरसाइज करो, स्ट्रेस मत लो। तो फिर ये क्या, किसी सीखने जाना है किसी डॉक्टर के पास जाना है सीखने के लिए? यानी ये आप करोगे तो प्रिवेंशन ही है जी। और कभी कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशन आ जाए, जो मैंने बताई थी पैंक्रियाटिक डक्टी, तब डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाके अपना चेकअप करा के अपना ट्रीटमेंट लो, आप ठीक रहोगे उसके।
जी, बिल्कुल सर, आप हमारे साथ एपिसोड में जुड़े और आपने बताया कि डायबिटीज़ जैसी समस्या को हमें ट्रीट करना है, तो नेचुरोपैथी से कैसे ट्रीट करना है, नाड़ी विज्ञान से कैसे ट्रीट करना है, लेकिन मोर फ़ोकस जो है वो ये रहे कि प्रिवेंशन करें हम होने ही ना दें ऐसी कोई हुँ, समस्या। सर, आप हमारे साथ एपिसोड में जुड़े इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम से उम्मीद है आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। सर ने हमें बताया कि किस तरह नाड़ी विज्ञान के माध्यम से हम जान सकते हैं डायबिटीज किस तरह से हमें है, और साथ ही डायबिटीज के क्या कारण और क्या क्या कॉजेज हैं। साथ ही सर ने हमें बताया कि किस तरह हम खुद पर काम कर कर डायबिटीज अगर हमें हो जाता है उसको इंट्रोस्पेक्ट कर कर और खुद की लाइफस्टाइल में बदलाव लाकर, डाइट में बदलाव लाकर कैसे हम डायबिटीज की समस्या से बच सकते हैं। इस एपिसोड के लिए इतना ही। बने रही पीएमसी हिंदी के साथ। नमस्कार। PMC हिंदी बदले जीवन।